जैन जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अखिलेश यादव के साथ इस गठबंधन के जरिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या सोच है और कैसे आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ये गठबंधन काट बनेगा? हम पहले भी साथ हम लोगों ने काम किया है, एक हमारा पुराना रिश्ता है। दोनों ही पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में काफी मेल है, विचारों में और सोचने के तरीके में, और इसलिए हमने सोचा कि एक व्यावहारिक गठबंधन होगा। अखिलेश जी का जो अनुभव है, और मैं भी ये मानता हूं कि क्योंकि हमने विपक्ष में बहुत समय बिताया है कि विपक्ष में रहकर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 5 साल उन्होंने भी संघर्ष किया, हमने भी संघर्ष किया, और जब हम लोग एक रास्ते पे चल रहे थे हमने सोचा कि साथ मिलकर चलेंगे तो ताकत बढ़ेगी। निश्चित तौर पे जिस तरह से हम लोगों ने लोगों को ऑर्गेनाइज किया है, संगठित किया है, किसान आंदोलन में हमने पंचायतें की हैं, हर मुद्दे पे हम लोग सक्रिय रहे, मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये एहसास है कि जो बीजेपी से नाराज हैं वो भी हमारी तरफ आएंगे, और जो हमारे मुद्दों को पहचान कर हमें समर्थन देना चाहते हैं वे हमारी ताकत बनेंगे। किसानों के मुद्दे से शुरुआत करते हैं जैन जी, क्योंकि एक एक इशू पर अगर हम लोग आए, बाद में मथुरा का भी इशू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने उठा दिया है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर आपको लगता है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ जो सरकार का एक दाव है वो काम कर सकता है? क्योंकि सरकार ने अब ये भी कहा है कि वो एक कमेटी एमएसपी के लिए बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि केसेस भी वापस लेंगे, वो कह रहे हैं कि वो जो मुआवजा देना है मृत किसानों के परिवारों को वो भी देंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा अपनी तरफ बीजेपी खींचने में कामयाब हुई है, या फिर किसानों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है? जैन जी, देखिए, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब हो गई देर। 1 साल से जो लोग उम्मीद करे बैठे थे सड़कों पर, लाठियां खाई, घर छोड़कर आए, गांव छोड़कर आए, और बहुत प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। लोगों ने गाली गलौज की, लोगों ने तरह तरह की बातें की इन किसानों के लिए। वही लोग जो इस पिछले 1 वर्ष में ये कहते थे ये दलाल हैं, किसान नहीं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये तो सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, ये तो सिर्फ जाट हैं, अब मुड़ के जब कानून वापस हो गए वो कह रहे हैं देखिए सरकार ने कितना अच्छा फैसला ले लिया। तो चित भी मेरी और पट भी मरी, ऐसा तो संभव नहीं है। यानी कहीं ना कहीं एक बात लोगों के मन में दर्ज हो गई कि जितने आज प्रतिनिधि बैठे हैं देश के सदन में, विधानसभाओं में, ये किसान का बचाव नहीं कर पाए। आखिरकार किसानों को ही लड़ना पड़ा, और इसलिए किसान इस बात का उनको एहसास है कि वो अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाएं, ऐसी पार्टीज के साथ वे लोग खड़े हों जो उनके साथ खड़े हुए थे। इसलिए मैं नहीं मानता कि अब कानून वापस हो गए हों, लेकिन ये जीत किसान आंदोलन में शामिल संगठनों की है, किसानों की है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सौगात किसानों को सरकार ने दी है, क्योंकि हम वहीं खड़े हैं जहां 1 साल पहले थे। और साथ ही ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई श्रेय केंद्र सरकार को, बीजेपी की सरकार को किसान देना चाहते हैं। मथुरा वाले मुद्दे पर जरा आते हैं, क्योंकि अब मथुरा की तैयारी है राम मंदिर के बाद। ये खुद अब तक जो छोटे अलग अलग वीएचपी जैसे संगठन कहते थे, वो अब उप मुख्यमंत्री ने कहा है मथुरा की तैयारी है। आपको लगता है कि इसका असर अगर इस पूरे इलाके में बढ़ता है तो आप लोगों के लिए फिर मुश्किल होगी यहां पर? देखिए, एक थ्योरी होती थी, लोग सोचते थे कि ये शैतान बच्चा है, इसको हेड स्टूडेंट बना दो तो सुधर जाएगा, जिम्मेदारी दे दोगे तो शायद सुधर जाएगा। यहां आप देखिए कि दंगाई लोगों को सत्ता में बैठा दिया है, लेकिन अभी भी वो वही रचने में लगे हुए हैं। कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगा, और अभी किस तरह से तनाव वहां पैदा किया जाए जहां कभी तनाव नहीं था, इस तरह की रणनीति पे वे लोग काम कर रहे हैं। शासक अगर इस तरह का माहौल बनाना चाहेगा, तनाव पैदा करना चाहेगा, तो आप सोच लीजिए कि इनकी सोच कितनी खराब है। बाकी मैं मथुरा से जनप्रतिनिधि रहा हूं, वहां लोगों की मान्यताएं हैं, कृष्ण जी को सब लोग मानते हैं, लेकिन सिर्फ मथुरा तक नहीं, पूरे देश विदेश में आप कहीं जाएंगे तो कृष्ण जी की अपनी मान्यता है। वो उस सोच को लेकर अगर आप चलें कि उससे कोई तनाव हम लोग पैदा कर देंगे, झगड़ा पैदा कर देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन वहां अगर मंदिर की बात वो करते हैं इस तरह से, तो उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? क्लियर स्टैंड है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय लिया, अयोध्या जजमेंट को ही पढ़ लें ये लोग। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके आगे नहीं।
ये गैर संवैधानिक है। और संविधान पे शपथ लेने के बाद अगर कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह की बात कर रहा है तो मुझे तो लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जमीन पे ये माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं और मेरे कार्यकर्ता वहां उस माहौल को खराब नहीं होने देंगे, झगड़ा फसाद नहीं होने देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे अखिलेश यादव पर एक तरह से उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लाल टोपी वाले जो है वो इक्वल टू रेड अलर्ट है। उनका कहना था कि ये जब आते हैं तो इनको लाल बत्तियों से सिर्फ मतलब होता है और गुंडागर्दी शुरू होती है, और ऐसा लगातार बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि अब आप गठबंधन में हैं तो इसका क्या काउंटर होगा? काउंटर ये होगा, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं था, लेकिन शायद टेनी जी भी बगल में होंगे क्या आज प्रधानमंत्री जी के स्टेज पे कि नहीं? अगर होंगे तो उनको सोचना चाहिए, नहीं होंगे तो तब भी सोचना चाहिए कि मंत्रिमंडल में क्यों बने हुए हैं और वे कौन हैं। उनके किसान के नजर में तो वे गुंडे हैं, वे आतंकवादी हैं, जो इस तरह से जिन्होंने क्रूर तरीके से वार किया किसानों पर, उसकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए। बाकी तीखी नोक झोंक तो चलेगी। अब अंजना जी, चुनाव तक तो खूब मसाला लगाया जाएगा और असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। बेरोजगारी को लेकर, विकास को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जो बातें हम जनता के बीच लेकर जाएंगे वही असरदार साबित होंगी। अच्छा जयंत जी, 2017 के चुनाव में तो लगभग 117 सीटें यहाँ पर इस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आई थी। वो मानते हैं कि अब हमने ये गढ़ जो एक वक्त पर आप लोगों का था, जाटलैंड और ये पूरा पश्चिमी उत्तर, अब छीन लिया है। इसको कैसे आप चुनौती देंगे? नहीं, ये ना जाटलैंड कभी था ना है। ये किसानों की भूमि रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही है और उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिलता था। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि हर वर्ग का समर्थन आज हमें मिले। हम बहुजन उदय अभियान हमने छेड़ा है ताकि एससी वर्ग हमारे साथ जुड़ पाए, हम उनको संगठित करें, और साथ साथ भाईचारा जिंदाबाद के हमने कार्यक्रम किए हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में जो तनाव था वो दूर हो पाए। तो जमीन पर ये हमारी कोशिशें रंग ला रही हैं। साथ साथ बूथ लेवल पे हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को, जो शायद हमने पहले कभी नहीं किया। और इसलिए मुझे विश्वास है कि सिर्फ सभाओं में भीड़ से आप आकलन नहीं कर सकते। जो जमीनी स्तर पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, उस कारण से नतीजे इस बार वो नहीं होंगे जो पिछली बार थे। एक चर्चा जयंत जी ये भी चली थी कि बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि वो आपके साथ अलायंस कर ले। क्या किसी नेता ने अप्रोच किया था? देखिए, मेरी तो बीजेपी की नेताओं तक ना मेरी उन तक अप्रोच है, ना उनकी मुझ तक अप्रोच है। और मुझे लगता है जब तक किसान सड़क पर बैठे थे, इतनी तो शर्म लिहाज उन्होंने भी की होगी कि मुझे बात ही ना करें, क्योंकि उनको पता होगा कि मैं क्या कहता। अच्छा, अब अखिलेश जी से सीटों पर क्या बातचीत हुई है? हमने सुना है कि कल सर सीटों का ऐलान होगा। कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है? 33, 35? नहीं अंजना, कुछ नंबर नहीं, ऐसा अभी ऐलान का कोई हमने निर्णय नहीं लिया। हम लोगों ने बातें की हैं और काफी विस्तार से हमने चर्चा की है। कौन कौन से उम्मीदवार किस सिंबल पे कहां लड़ाए जाएं, इस पे चर्चा की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलायंस सिर्फ पेपर पे नहीं होता। ये बड़ा सिंपलिस्टिक एनालिसिस स्टूडियो में बैठ के करते हैं कि ये वोट बैंक और वो वोट बैंक साथ मिल गया, इतना उनका वोट परसेंटेज, इतना उनका वोट परसेंटेज। इतना आसान नहीं होता। और कामयाब गठबंधन तब होता है जब हम लोग एक सोच को लेकर चलेंगे, एक विजन को लेकर चलेंगे, और वही कोशिश हम और अखिलेश जी कर रहे हैं। इसलिए सवाल 30, 34, 35, 36, 40 सीटों का नहीं है, सवाल 403 सीटों का है, और 403 सीटों पर हम लोग साझा होकर लड़ेंगे। आप बार बार कह रहे हैं जयंत जी, एक आखिरी सवाल है कि एक तरह की सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए गठबंधन की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव ने एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के साथ, बीएसपी, मायावती दुर्विरोधी लेकिन एकजुट हुए क्योंकि बीजेपी को हराना था, लेकिन वहां पर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि शायद मतभेद रहे, कार्यकर्ता उस तरह से नहीं समझ पाए। हालांकि ये फॉर्मूला बिहार में काम कर गया था। उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है इसी तरह की सोच में जो फर्क है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से पहले के ऐसे गठबंधन नाकाम रहे थे? और आपको क्यों लगता है कि आपके गठबंधन में उस तरह का समन्वय बैठ पाएगा? एक तो अंतर यह है कि वो बिल्कुल चुनाव के नजदीक आकर वो फैसले लिए गए थे गठबंधन के पहले, और इसलिए कामयाबी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमियां आई होगी, क्योंकि वक्त लगता है।
वर्कर्स को समझाने में, उनको खुद समझने में। बहुत लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे नाराज होते हैं, उन्हें मनाना पड़ता है। तो इस तरह की बारीकियों में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे अगर किसी भी गठबंधन को हम समय देंगे तब वह कामयाब होगा। साथ साथ मुद्दों पे भी हमने चर्चा की है। तो सवाल सिर्फ सीट शेयरिंग का नहीं, सवाल यह है कि क्या हम लोग साथ काम भी कर पाएंगे, सरकार बनेगी, सरकार हम लोग संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। और इसलिए जिस तरह से हमने विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत खुले दिल से, बड़े दिल से की है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये जो हमने गठबंधन किया ये लंबा भी चलेगा और कामयाब भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।